राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका पॉलिटी की इस क्लास में, क्योंकि आज हम इस पॉलिटी की क्लास में अपना संविधान स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो लेक्चर हुए थे उसमें हम संविधान सभा के बारे में बात कर चुके, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं उनके बारे में बात कर चुके। अब बारी है संविधान स्टार्ट की, है ना। और संविधान में जितने भी अपने 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियाँ, इन सभी को अपने को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। इसलिए यदि आपने पिछले लेक्चर लिए हैं कोई बड़ी बात नहीं, है ना। यहाँ से अपन नई जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जो लेक्चर है वो अपना लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ से अपने को क्या संविधान की थोड़ी समझ पैदा होगी अपने अंदर, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि आज हम जिस देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, इसमें यदि आपको संविधान ही नहीं पता, उसके संविधान में अपने को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या अपने कर्तव्य हैं, है ना, तो बात बनेगी नहीं। इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ना संविधान के बारे में, और संविधान का जो पहला भाग है पार्ट फर्स्ट, उसको अपन स्टार्ट करते हैं ना। देखो, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में क्या है, कभी कभी लोग कह देते हैं कि भाई 22 भाग नहीं, 25 भाग हैं। अब ये 22 और 25 क्या कन्फ्यूजन है इसमें, उसको पहले अपन क्लियर कर लेते हैं ना। देखो, जब हम संविधान की बात करते हैं तो दरअसल उसमें 22 ही भाग हैं। कैसे? जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, है ना। इस तरीके से 22 भाग हैं मान लेते हैं अपने संविधान में। यदि इसे पार्ट 4 में क्या है, इस पार्ट 4 में एक और पार्ट शामिल है, यानी कि पार्ट ए। इसमें क्या बताया गया है, इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है ना। तो ये किसका सब पार्ट है? एक ये है पार्ट 9। इस पार्ट 9 के दो भाग हैं, एक तो है 9A और एक है 9B। अब इसमें क्या क्या है देखो, जो पार्ट 9 है इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायती राज यानी कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तो इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो पार्ट 9 है ए है, इसमें नगर पंचायत के बारे में बात की गई है। नगर पंचायत, नगर पंचायत बोले तो, नगर पंचायत बोले तो जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इनके बारे में बताया गया। अच्छा, 9B, इसके बाद इसमें क्या बताया गया है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन सी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसके बारे में? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है 9B में, है ना। अच्छा, ये जो है ना पार्ट 4, इस पार्ट 4 में भी एक चीज़ बताई गई है। क्या बताई गई है? इस पार्ट 4 का भी एक सब पार्ट है ना, और इसमें हम ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ते हैं, न्यायाधिकरण के बारे में है। ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो कितने हुए टोटल? 26 हुए। अब बोलोगे हम तो 25 की बात कर रहे थे। तो हमारे संविधान में जो पार्ट 7 है इसको ख़त्म कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि कितने हो गए? -25। यदि ऐसे देखें तो टोटल 5 हमारा जो 25 हैं वो अपने पार्ट बन रहे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमारे संविधान में केवल 22 ही भाग हैं। उन 22 भागों को तोड़ मरोड़ के 25 किया गया है ना। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में 25 ही आया पार्ट है, 22 पार्ट हैं, लेकिन पार्टों के भी सब पार्ट बनाए गए। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, क्योंकि हमारे संविधान में साफ हिदायत दे रखी है किसको? राष्ट्रपति को, कि भाई तुम हमारे संविधान को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। जो 395 आर्टिकल हैं वो उतने ही रहेंगे, जो पार्ट हैं 22 वो उतने ही रहेंगे। इसमें आप जो एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, ये जो संविधान है ना, इसकी जो मूल संरचना है इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जो केशवानंद भारती वाला केस बना था उसमें बोला था कि भाई तुम इसकी जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मूल स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके 395 आर्टिकल, बोला कि तुम इसमें और ऐसा नहीं है कि 396 आर्टिकल कर दोगे। बोला कि नहीं, 395 ही आर्टिकल रहेंगे, लेकिन आर्टिकलों के अंदर भी आर्टिकल तुम डाल सकते हो, क्योंकि संविधान संशोधन समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तनों के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो बात आई आपके समझ में, है ना। अब अपन करते हैं पार्ट फर्स्ट की बात, अपने संविधान के पार्ट फर्स्ट की बात। देखो, यदि मैं पार्ट फर्स्ट की बात बताऊं तो इसमें हमारे संविधान के बारे में बताया गया है, और संविधान के बारे में हमारे देश के बारे में उल्लेख किया गया है कि हमारा देश किस प्रकार का हुआ है, हमारा देश किस प्रकार का है ना।
तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट है उसका आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया है वह भारत है, इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि राज्यों का संघ है। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मसला है, ये आपको समझना जरूरी है। यूनियन ऑफ स्टेट, देखो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? देखो 3 तरह की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है कोफेडरेशन। क्या होती है? कोफेडरेशन, है ना। एक होती है फेडरेशन और एक होती है यूनियन, है ना। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में फ़र्क क्या होता है, ये समझो। देखो कोफेडरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं? परिसंघ, है ना। फेडरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको भी संघ बोलते हैं। और यूनियन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये भी संघ होता है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है ये समझो। देखो कोफेडरेशन का मतलब ये होता है कि जब छोटे छोटे राज्य जो केंद्र की सरकार है या बड़ी जो सत्ता है उससे किसी भी एग्रीमेंट के द्वारा नहीं जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोफेडरेशन बोलते हैं, परिसंघ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने समय में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो राजा के पास शक्ति है तो उसने बोला ठीक है ये साइड वाला जो अपनी जागीर है इस पे अधिकार कर लो, इस क्षेत्र पे अधिकार कर लो, इस क्षेत्र पे अधिकार कर लो। क्या वो किसी एग्रीमेंट के तहत होते हैं? क्या नहीं होते। जिसके पास शक्ति है वो उसको अधिकार में कर लेता है। यदि उसके साइड में कोई दूसरा पावरफुल आदमी आ गया तो वो उसके अधिकार कर लेगा। ये तो नहीं एग्रीमेंट कर रखा है कि अब तू ये क्षेत्र हमारे साथ ही रहेगा परमानेंट, नो। ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य होता है वह केंद्र से कोई भी एग्रीमेंट के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ होता, उसे क्या बोलते हैं? परिसंघ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोफेडरेशन बोलते हैं। अच्छा, फिर फेडरेशन क्या बोलते हैं? फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो केंद्र सरकार से किसी ना किसी एग्रीमेंट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है समझने का अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका में क्या है? फेडरल सिस्टम है, उसमें जो स्टेट है वो एग्रीमेंट के माध्यम से सरकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो दुविधा की बात ये है, अब आप कहोगे मतलब एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं तो मतलब वो राज्य अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि देखो ये जो फेडरेशन वाला सिस्टम बना है ना ये बहुत पुराना है, 18वीं सदी का बना हुआ है ना। अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, बहुत लोग आपस में घुल मिल चुके हैं। तो बोला कि अब 50 स्टेट हैं, अब इन 50 स्टेटों में से कोई भी राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन है फेडरल सिस्टम ही था, वहाँ पे क्या है वो एग्रीमेंट के माध्यम से स्टेट थे वो केंद्र सरकार से जुड़े थे। बात आई आपके समझ में? उसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें तो भारत में क्या सिस्टम है? भारत में देखो कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा, लेकिन ये सख्त हिदायत दे रखी है किनको? स्टेटों को, कि वह किसी भी कंडीशन में केंद्र सरकार से अलग नहीं होंगे। बात आई आपके समझ में? चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार इसके लिए सेना का उपयोग भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल कल जाके अलग हो जाए, केरल तमिलनाडु कल जाके अलग हो जाए, नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि ये यूनियन है, सब संघ हैं, सब राज्य हैं वो संघ के तहत जुड़े हुए हैं। बात आई आपके समझ में? किसी भी कंडीशन में हमारा कोई भी राज्य हमारे केंद्र सरकार से अलग नहीं हो सकता, हमारे भारत से अलग नहीं हो सकता। उसे ही क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी राज्यों का संघ बोलते हैं। तो हमारा जो भारत है वो कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ है। बात आई आपके समझ में? ये किस में कहा गया? ये आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया। और क्या कहा गया? अब आर्टिकल फर्स्ट में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसके अलावा और क्या चीज़ है? अब हमारे भारत में देखो 28 स्टेट हैं। कितने? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे लिखी हुई हैं? ये हमारी अनुसूची फर्स्ट में लिखी हुई हैं। अनुसूची फर्स्ट में लिखी हुई है ना। ये अनुसूची फर्स्ट में बताया गया है कि हमारे जो देश में कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। जब कभी बदला जाता है, स्टेटों को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है या यूनियन टेरिटरी को बदल के स्टेट में बदला जाता है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अपने आर्टिकल फर्स्ट में। बात आई आपके समझ में? आर्टिकल फर्स्ट क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल सेकंड की। आर्टिकल सेकंड में क्या लिखा हुआ है? देखो आर्टिकल सेकंड में ये लिखा हुआ है कि जो सरकार है, कौन सी सरकार? आर्टिकल सेकंड क्या कहता है? आर्टिकल सेकंड कहता है कि जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे, पहले राष्ट्रपति से पहले उसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद वह किसी भी बाहरी राज्य को भारत में मिला सकता है। क्या? भारत में मिला सकता है किसी भी बाहरी राज्य को जो
बाहरी राज्य है वह यदि भारत में मिलना चाहता हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे भारत में मिलाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिक्किम का, है ना। सिक्किम पहले भारत का स्टेट ना हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, है ना। लेकिन सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 का था, है ना। इसके तहत क्या था कि सिक्किम को पहले सहराज्य बनाया गया, सहराज्य बोले तो कोई स्टेट बनाया गया। उसके बाद 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 1975। उसके तहत सिक्किम को क्या राज्य का दर्जा दिया गया, स्टेट का दर्जा दिया गया, मतलब पूर्ण रूप से सिक्किम को भारत में मिला दिया गया। इस तरीके से यदि हम बात करें तो ये किस आर्टिकल के तहत हुआ? ये आर्टिकल 2 के तहत हुआ है। यानी कि जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी बाहरी राज्य को भारत में मिला सकती है ना। बात आई आपके समझ में? अच्छा सर, आर्टिकल 3 का मतलब क्या है? आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर कोई भी राज्य है उसके क्षेत्र में, उसकी सीमा में परिवर्तन कर ही सकती है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आज केंद्र सरकार के दिमाग में आए कि यार ये राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, ऐसा करते हैं पश्चिमी राजस्थान अलग कर देते हैं, पूर्वी राजस्थान अलग कर सकते हैं, तो इस पर राज्य सरकार विरोध नहीं कर सकती, है ना। बात आई आपके समझ में? सरकार चाहे केंद्र सरकार तो राष्ट्रपति पूर्व अनुमति पर यह काम कर सकती है। उसी प्रकार के जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि एमपी है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को कब किया गया था? ये 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। यानी कि कोई भी राज्य से किसी दूसरे राज्य को बनाया जा सकता है। अच्छा, और क्या था? जैसे कि यूपी से उत्तराखंड को बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और भी कुछ है, जैसे कि बिहार से बनाया गया था झारखंड को, बिहार से झारखंड को बनाया गया था। कब बनाया था? 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था, है ना। अच्छा, जैसे कि तेलंगाना को बनाया गया था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को बनाया जा सकता है। मतलब कि इन एग्जाम्पलों से आपको क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट हो रही हैं चीज़ें कि इस आर्टिकल 3 के तहत जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर राज्यों को तोड़ सकती है ना, अलग राज्य बना सकती है, उनकी क्षेत्र में, उनके सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अब देखो इसमें एक और रहा है अपना आर्टिकल 4, इस पार्ट में अपना एक और आर्टिकल रहा है। कौन सा? आर्टिकल 4। अब वो चीज़ समझने की है आपको, है ना। देखो क्या है आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में कह रखा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी केंद्र सरकार परिवर्तन करेगी उनको आर्टिकल 368 से अलग रखा जाएगा। अब आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 में दरअसल जो संविधान संशोधन है उनके बारे में लिखा गया है। देखो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं तो हमें संविधान में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। आज लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, है ना। उसका यही तो रीज़न है क्योंकि चीज़ें जैसे जैसे बदली हैं तो उसमें संशोधन भी करना आवश्यक होता है। आज लगभग 105 संशोधन हो गए, तो उन सभी संशोधनों को किस में लिखा गया है? आर्टिकल 368 में लिखा गया है ना। इस आर्टिकल 368 में बोला कि अब देखो परिवर्तन तो यहाँ भी हो रहा है, देश में परिवर्तन यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे राज्यों को बांटकर अलग अलग किया जा रहा है, बाहरी राज्य को भारत में जोड़ा जा रहा है। बोला कि इन सभी चीज़ों को आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझाने का ये है, जैसे कि अभी आपको पता है भारत में 370 धारा हटी थी, है ना। कश्मीर से 370 धारा को हटाया गया। इस 370, देखो 370 दरअसल पूरी धारा नहीं हटाई, है ना। 370 का क्या कॉन्सेप्ट है? 370 में भी अंदर बहुत सारे सब क्लॉज बने हुए हैं ना। 370 का जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है? पहला क्लॉज कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं क्या हैं? भारत की सीमाएं हैं। और ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। देखो जब आप भली अमित शाह जी का वो संसद का भाषण सुन लीजिएगा, उसमें साफ साफ वो बोलते हैं कि 370 की धारा के सभी उपबंध खत्म किए जाते हैं सिवाय एक के, सिवाय उपखंड 1 को छोड़कर। यानी कि इस उपखंड को छोड़कर बाकी 370 के अधीन जितनी भी धाराएं थी उनको सभी को समाप्त किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई साहब इसमें बोला ही यही है कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमाएं होंगी। यदि इस 370 के उपखंड को समाप्त कर दिया तो देखना कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, है ना। तो ऐसा तो करेगी नहीं सरकार। बोला कि ये उपबंध नहीं हटाया, इसके अलावा जितने भी उपबंध हैं 370 में जम्मू कश्मीर को लेके, उसके स्पेशल स्टेटस को लेके, वो सभी समाप्त कर दिए।
अब जब 370 धारा लगी तो पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, उसके बाद इसके स्टेट को दर्जा को समाप्त कर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसको दो भागों में बांटा गया। एक था जम्मू कश्मीर और एक था लद्दाख, है ना। एक जम्मू कश्मीर में बांटा गया, एक था लद्दाख में बांटा गया। अब देखो, जब एक राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदला जाता है, यानी कि ये किसके तहत आ गया, ये आर्टिकल 3 के तहत आ गया, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी को राज्य में बदल सकती है। अब ये आर्टिकल 3 के तहत बदला गया है। अब जब ये आर्टिकल 3 के तहत बदला गया है तो आप देखना कि ये वाला जो संशोधन है ना, ये आर्टिकल 368 के किसी भी संशोधन में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा आपको आर्टिकल 368 के किसी भी संशोधन में नहीं मिलेगा कि भारत के एक जम्मू कश्मीर राज्य को उसको दो भागों में तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी में बदल के एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना दिया, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सभी परिवर्तनों को आर्टिकल 368 से हमेशा दूर रखा जाता है। बात आई आपके समझ में? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और जो पार्ट फर्स्ट था जिसके आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है ना, 3, 4 समझ में आए होंगे, है ना। मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।